नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरिफ क्वांग के नए उपन्यास कटाबैसिस पर। ये 2025 में आया है। हाँ, और इस पे काफी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हमारे पास कई प्रकाशनों, रिव्यूज और रीडर फोरम से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इन सबको देख के समझें कि आखिर मामला क्या है, क्यों इतनी अलग-अलग राय हैं इस किताब को लेकर। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ी कहानी की बात कर लें। बैकग्राउंड क्या है इसका? हाँ, तो ये कहानी सेट है 1980s के दशक के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कैम्ब्रिज। जी, और कहानी के सेंटर में है दो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स, एलिस लॉ और पीटर मॉर्डॉक। हम्म। और उनका मिशन मतलब बहुत ही अजीब है। उन्हें अपने मेंटर या सलाहकार कह लीजिए, उनकी खंडित आत्मा को बचाना है। खंडित आत्मा। और उसके लिए उन्हें नरक में मतलब अधोलोक में उतरना पड़ता है। ओह, इसीलिए ये नाम कटाबासिस। एग्जैक्टली, कैटाबासिस ये एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब ही होता है नीचे उतरना, खासकर अधोलोक में। अच्छा। तो ये टाइटल सिर्फ प्लॉट से नहीं जुड़ता, मतलब वो नरक में जा रहे हैं ये तो है ही, पर ये टाइटल एकेडमिक दुनिया की जो महत्वाकांक्षा है, जो दिमागी उथल-पुथल होती है, अपराध बोध है और माइथोलॉजी, इन सब विषयों से भी जुड़ता है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो आज हम यही सब पहलू देखेंगे, समझेंगे कि क्या बातें इसके हक में हैं, क्या खिलाफ हैं, और क्यों ये इतनी पोलराइजिंग किताब बन गई है। बिल्कुल। तो चलिए रिव्यू से शुरू करते हैं। और जैसा आपने कहा, मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। जी पहले तारीफें देख लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। द गार्डियन का रिव्यू मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो इससे कहते हैं, अकादमिक दुनिया की तीखी लेकिन कल्पनाशील आलोचना। उनके हिसाब से इसमें व्यंग्य है, मिथक है और एक तरह की एनर्जी है। हाँ, वो ये भी मानते हैं कि स्ट्रक्चर में शायद कुछ कमियां हैं। और द गार्डियन ये भी कहता है कि ये सिर्फ सतही आलोचना नहीं है। क्वांग ने अकादमिक जगत के अंदर की जो पावर स्ट्रक्चर हैं, जो मनोवैज्ञानिक दबाव हैं, उनको भी दिखाया है। सही। और लाइब्रेरी जर्नल, वो क्या कहते हैं? लाइब्रेरी जर्नल इसे स्कॉलरली फैंटेसी, मतलब विद्वत्वपूर्ण फैंटेसी के फैंस के लिए मस्ट रीड बता रहा है। अच्छा। हाँ, उनका फोकस इस बात पर है कि ये किताब कैसे उद्देश्य की तलाश, दुख और इंसानी रिश्तों की परतों को खोलती है। मतलब सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक गहरी भावनात्मक यात्रा भी है। और दी एवरी गर्ल का भी रिव्यू काफी पॉजिटिव है। वो खासकर जो टॉक्सिक अकेडमिया है, जहरीली अकेडमिक संस्कृति, उसके चित्रण की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्वांग ने किरदारों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उनकी अंदरूनी कश्मकश है, उसे बहुत अच्छे से पकड़ा है। एक रिव्यूअर ने तो लिखा है, कटाबसिस इस साल अब तक मेरी पसंदीदा किताब है। अरे वाह, मतलब कुछ लोगों से ये बहुत गहरे लेवल पे कनेक्ट हुई है। हाँ, और विकिपीडिया के भी अगर देखें तो वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू, कर्कस, लोकस मैगजीन, इन सब के पॉजिटिव रिव्यूज का जिक्र है। जी सबने इसकी इंटेलिजेंस, इमोशनल रेजोनेंस और क्वांग की शार्प राइटिंग स्टाइल की तारीफ की है। और बुक ट्रिक का रिव्यू एक और एंगल जोड़ता है, महत्वाकांक्षा की इंसानी कीमत। अच्छा, ये क्या है? मतलब ये किताब सिर्फ एकेडमिक माहौल का मजाक नहीं उड़ाती, ये भी दिखाती है कि ज्ञान या कामयाबी की अंधी दौड़ में इंसान पर्सनली क्या खो देता है। ट्रॉमा, बर्नआउट और वो जो इंटेलेक्चुअल ऑब्सेशन होता है ना जी, उसका चित्रण बहुत पावरफुल बताया गया है। ये तो काफी गहरा पॉइंट है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ कैम्ब्रिज की कहानी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी ऐसे इंसान की कहानी हो सकती है जो अपने काम या लक्ष्य में पूरी तरह डूबा हुआ है। ये सब सुनने में तो लगता है कि किताब जबरदस्त है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, दूसरी तरफ भी कुछ बातें हैं और कुछ आलोचनाएं तो काफी तीखी हैं। बिल्कुल है। यहीं पर मजा आता है कि एक ही केस पर इतने अलग नजरिए कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, और इन आलोचनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। द वॉशिंगटन पोस्ट का रिव्यू शायद सबसे सख्त है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इसे एक फूला हुआ थकाऊ महाकाव्य कहा है, मतलब अ ब्लोटेड टीडियस एपिक। ओह। उनकी मेन शिकायतें हैं, बहुत ज्यादा लंबी है, शब्दों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है, इंटेलेक्चुअली बोझिल है और किरदार ठीक से डेवलप नहीं किए गए हैं, सतही हैं। मतलब किताब अपने ही वजन तले दब गई, ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही उनका कहना है। और स्लेट मैगजीन का क्या कहना है? विकिपीडिया पर उसका भी जिक्र है। स्लेट एक और अहम पॉइंट उठाता है। उनके मुताबिक क्वांग कहानी की क्लैरिटी और किरदारों के बीच के कनेक्शन की कीमत पर फिलॉसफिकल बातों में ज्यादा भटक जाती हैं। अच्छा, मतलब कहानी आगे बढ़ाने के बजाय वो लंबे लंबे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में चली जाती है। पर इंटेलेक्चुअल डेप्थ या गहराई कह रहा है, क्या वही दूसरे के लिए फालतू का भटकाव या बोझ है? हाँ,
ये तो पढ़ने वाले पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। और यही बंटवारा हमें गुडरीड्स और द स्टोरीग्राफ जैसे रीडर प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखता है। पाठक एकदम बटे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, कुछ लोग किताब की धीमी इंट्रोस्पेक्टिव पेस मतलब आत्मनिरीक्षण वाली गति और उसकी साइकोलॉजिकल गूंज की बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें लगता है ये गहराई जरूरी है किरदारों को समझने के लिए। जबकि बहुत से दूसरे पाठक इसकी धीमी गति, बिखरी हुई कहानी और खासकर किरदारों के बीच जो रिश्ते हैं, जैसे एलिस और पीटर का रिश्ता, वो ठीक से डेवलप ना होने की शिकायत करते हैं। गुडरीड्स पर एक डेनिस नाम के रीडर का रिव्यू है जिसे 4.25 स्टार मिले हैं। वो काफी चर्चा में है। हाँ, क्या कहती हैं वो? वो लिखती हैं, और ये बहुत दिलचस्प है, यह कथानक के माध्यम से नहीं बल्कि लोगों के माध्यम से खुलता है। उनके दुख, उनके अपराध बोध। मतलब किताब की ताकत प्लॉट में नहीं, किरदारों के अंदरूनी संघर्ष में है। ये समझना दिलचस्प है कि डेनिस जैसे रीडर्स और कई और लोगों के लिए ये धीमी गति और आत्मनिरीक्षण कोई कमी नहीं बल्कि किताब की खूबी है, एक फीचर है, बग नहीं। अच्छा। उन्हें लगता है कि ये स्टाइल उपन्यास का जो मेन थीम है, इमोशनल पैरालिसिस, भावनात्मक जड़ता और अकादमिक माहौल में फंसे होने का एहसास, उसे एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट है। तो मतलब जो एक को बोरिंग लग रहा है वही दूसरे को गहन और थीम के हिसाब से सही लग रहा है। बिल्कुल, यही इस किताब को लेकर बहस का सेंटर पॉइंट है। ये तो सच में एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे ज्यादातर स्रोत, चाहे वो तारीफ कर रहे हों या आलोचना, कहीं ना कहीं सहमत दिखते हैं? मतलब किताब की असल स्ट्रेंथ क्या मानी जा रही है? देखिए, पहली बात जो बार बार आती है वो है अकादमिक व्यंग, सटायर। हाँ, इसको थोड़ा और खोलते हैं। जैसे द गार्डियन, bookreview.org, बुकट्रिब, ये सब मानते हैं कि क्वांग ने ग्रेड स्कूल कल्चर का बहुत शार्प चित्रण किया है। हाँ, और ये व्यंग सिर्फ मजाक नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसमें वो टॉक्सिक मेंटरशिप, गला काट कंपटीशन, पब्लिश और पेरिश वाला प्रेशर और वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन होता है ना, हाँ, उन सब मुद्दों को बेबाकी से दिखाया गया है। ये डार्क एकेडेमिया जॉनर का एक जरूरी हिस्सा है और क्वांग इसे बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल करती हैं। वो माहौल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी सेटिंग नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड जैसा लगता है। बिल्कुल। दूसरी खूबी जो लगभग सभी मानते हैं वो है माइथोलॉजी पर आधारित वर्ल्ड बिल्डिंग। हाँ, अधोलोक का चित्रण। एग्जैक्टली। वो नरक जहां एलिस और पीटर जाते हैं, उसे बहुत डिटेल में और कल्पना के साथ बनाया गया है। और यह दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ट्रेडिशनल आग और पत्थर वाला नरक नहीं है। अच्छा, फिर कैसा है? एपी न्यूज, शिकागो रिव्यू ऑफ बुक्स और दूसरे ब्लॉग्स बताते हैं कि इसे माइथोलॉजी के एलिमेंट्स के साथ एक तरह के ब्यूरोक्रेटिक सररियलिज्म के साथ बुना गया है। ब्यूरोक्रेटिक सररियलिज्म मतलब एक ऐसा नरक जो किसी अंतहीन, कंफ्यूजिंग सरकारी दफ्तर जैसा लगे, जहां नियम, कायदे, फॉर्म्स भरना ही सबसे बड़ी सजा है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसमें रहस्यमयी, कई बार डिस्टर्बिंग डिटेल्स भी हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और यादगार दुनिया है। और ये फिर से कटैबिसिस वाले आइडिया से जुड़ता है। नरक में उतरना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल भी है। बिल्कुल। वो ब्यूरोक्रेटिक नरक शायद बाहर की अकादमिक दुनिया के प्रेशर और नियमों का ही एक बड़ा चढ़ा रूप है। और मुख्य किरदार एलिस लॉ, उसके बारे में क्या कहा गया है? एलिस पर भी काफी बात हुई है। कई रिव्यूज जैसे bookreview.org और reviews-thebooklover.blogspot.com उसे रॉ मतलब कच्चा, कॉन्ट्रडिक्टरी विरोधाभासी और कंपेलिंग यानी सम्मोहक बताते हैं। एक तरह की एंटी हीरो। हाँ, कह सकते हैं, अकादमिक एंटी हीरो। वो स्मार्ट है, एम्बिशियस है, पर साथ ही गिल्ट, जलन और गहरे एग्जिस्टेंशियल डर से भी जूझ रही है। उसकी कमियां ही उसे रियल बनाती हैं शायद। बिल्कुल, भले ही वो हमेशा आपको पसंद ना आए, पर वो रियल लगती है। और चौथा पॉइंट? चौथा मजबूत पक्ष जिस पर आर्ट टाइम्स ऑफिशियल और बुक ट्रिप जैसे स्रोत जोर देते हैं, वो है इमोशनल ऑनेस्टी, भावनात्मक ईमानदारी। किताब इंसानी कमजोरी, बर्नआउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम का बहुत खुलकर और असरदार चित्रण करती है। इम्पोस्टर सिंड्रोम, हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इमोशनल ईमानदारी शायद इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये अकादमिक दुनिया या किसी भी हाई प्रेशर वाले माहौल में काम करने वाले बहुत से लोगों के रियल अनुभवों से मिलती है। सही बात है। वो अंदरूनी डर कि आप अपनी कामयाबी के लायक नहीं हैं, कभी भी आपका फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, इसे क्वांग ने एलिस के किरदार के जरिए बहुत अच्छे से दिखाया है। महत्वाकांक्षा की दौड़ में खुद को खो देना, लगातार सेल्फ डाउट, ये सब बहुत रिलेटेबल भावनाएं हैं। एग्जैक्टली। क्वांग ने इन यूनिवर्सल फीलिंग्स को एक खास एकेडमिक सेटिंग में बुना है
जिससे पढ़ने वाले कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत सही कहा। तो इन सब बातों को देखते हुए मिली-जुली रिव्यूज, मजबूत पक्ष और संभावित कमजोरियां, अब सवाल आता है कि आखिर ये किताब है किसके लिए, किस तरह के पाठक के लिए? देखिए, ये तो साफ है कि ये किताब सबके लिए नहीं है। ये उन रीडर्स को ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें डार्क एकेडेमिया जॉनर अच्छा लगता है, जिन्हें इंटेलेक्चुअल फैंटेसी पढ़ने में मजा आता है। मतलब जिनमें सोचने विचारने वाले तत्व हों? हाँ, और जो तीखी सोशल क्रिटिसिज्म, माइथोलॉजी का क्रिएटिव इस्तेमाल और इमोशनली कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि मुश्किल किरदारों को अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग कहानी से ज्यादा किरदारों की भीतरी दुनिया और विचारों की परतों में जाना पसंद करते हैं, उन्हें ये अच्छी लग सकती है। और इसके उलट कौन से पाठक शायद निराश हो सकते हैं? जो पाठक एक तेज रफ्तार, एक्शन पैक्ड कहानी ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये शायद बहुत धीमी, डेंस और जरूरत से ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगे। जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट स्लेट ने कहा था। हाँ, वो लंबे फिलोसॉफिकल हिस्से और धीमी गति उन्हें बोरिंग लग सकती हैं। और साथ ही जो पाठक किरदारों के बीच, खासकर एलिस और पीटर के बीच, एक क्लियर और डेवलप होता हुआ इमोशनल या रोमांटिक रिश्ता देखना चाहते हैं। अच्छा, रोमांस की उम्मीद रखने वाले? हाँ, या किसी भी तरह के स्पष्ट रिश्ते के विकास की उम्मीद रखने वाले, वो भी निराश हो सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि किताब आत्मनिरीक्षण पर ज्यादा फोकस करती है और रिश्तों का डेवलपमेंट बहुत कम या एम्बिग्युअस रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब अपने पाठक से थोड़ी मेहनत मांगती है। बिल्कुल, धैर्य, ध्यान। बिल्कुल। और शायद अकादमिक दुनिया या हाई एम्बिशन वाले माहौल की थोड़ी समझ या उसमें दिलचस्पी। ये एक चैलेंजिंग रीड हो सकती है, लेकिन जो इस तरह की चुनौती पसंद करते हैं और जो साइकोलॉजिकल डेप्थ और इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक की तारीफ करते हैं, उन्हें इसमें बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, ये आसान जवाब देने वाली किताब नहीं है, बल्कि सवाल उठाने वाली किताब है। ये उन पाठकों के लिए है जो किरदारों के साथ उनके मुश्किल सफर पर चलने को तैयार हैं, भले ही मंजिल हमेशा साफ या सुखद ना हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, कटाबैसिस एक एम्बिशियस, लिटरेरी, डार्क एकेडेमिया फैंटेसी है। ये माइथोलॉजी वाले डिसेंट के आइडिया को अकादमिक जीवन के साइकोलॉजिकल और सोशल प्रेशर के साथ बहुत अच्छे से मिलाती है। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। ये सटायर में, इमोशनल ईमानदारी में और कल्पनाशील वर्ल्ड बिल्डिंग में बेहतरीन है। लेकिन इसकी इंटेलेक्चुअल डेंसिटी, धीमी गति और एम्बिशियस स्टाइल का मतलब है कि ये पाठकों को बांटती है। ये सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। और अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो स्रोतों से ही निकला है। हाँ, जरूर। ये किताब अकादमिक या बौद्धिक खोज की मानवीय कीमत को देखती है और अक्सर कोई आसान जवाब नहीं देती। कहानी में हीरो अपने मेंटर की खंडित आत्मा को बचाने नरक जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ज्ञान, कामयाबी या किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा की लगातार खोज में हम अनजाने में अपने खुद के किन हिस्सों को खंडित कर लें या खोने का जोखिम उठाते हैं। मतलब कुछ पाने की कोशिश में हम खुद क्या बन जाते हैं। एग्जैक्टली। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर यह किताब हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।